हाय स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम अपना यूनिट 9 को इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन बुक एक्सप्लेनेशन होता है। अगर आप चाहते हो इस चैप्टर के बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट कर देना नोट्स और मैं आपको सेंड कर दूंगी डायरेक्टली। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर से हमारे को ये क्लैरिटी होती है कि हम लोग क्या क्या सबसे टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक्स हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हें ये बताया जाता है कि जब तुम लोग चैप्टर जो है वो कवर अप कर लोगे तुम्हें क्या चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। इंट्रोडक्शन में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है चैप्टर से। रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है वो बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इतने कितने टाइप्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। रिप्रेजेंटेशन की थ्योरीज क्या है। इलेक्शन सिस्टम कैसा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, फंडामेंटल डेमोक्रेसी एंड देन फिर चैप्टर जो है वो सम अप कर देंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो जब तुम लोग ये चैप्टर कवर अप कर लोगे बेस साथ, तुम्हें एक चीज़ों की क्या क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें पता लग जाएगा कि डेमोक्रेसी का आखिर मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद तुम लोग डिस्कस कर पाओगे रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। फिर उसके बाद तुम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जो है वो एग्जामिन कर पाओगे दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स का, मतलब ये वाले और ये वाले कॉन्सेप्ट्स का तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में तुम्हें ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया क्या है। डेमोक्रेसी बेसिकली हमारे पता है, डेमोक्रेसी इज इक्वल्स टू रूल ऑफ द पीपल, राइट। डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों के पास होती है। डिफरेंस क्या रहता है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि मोनार्की एक पर्सन का रूल होता है, डेमोक्रेसी में पीपल का रूल होता है। ओलिगार्की के अंदर कुछ पावरफुल लोगों का रूल होता है। अरिस्टोक्रेसी के अंदर प्रिविलेज या इलाइट क्लास का रूल होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं है बल्कि एक स्टेट का टाइप भी है और सोसाइटी का ऑर्डर भी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एक होनी चाहिए इक्वालिटी, ठीक है, एंड दूसरी होनी चाहिए हमारी फेटर्निटी। सो दीज टू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के डिसीजन सिटीजन्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम लोग इलेक्शंस में क्या करते हो, एमपी एंड एमएलए को चूज करते हो, राइट। वो तुम्हारी तरफ से फिर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं फर्दर, राइट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को अपने काम के लिए पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो पब्लिक दोबारा इलेक्ट करेगी, नहीं करेगी तो वोट आउट कर देगी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली पीपल डायरेक्ट रिलेशंस लेते हैं। यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत कम नहीं होती है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले, एंशिएंट एंथन्स के टाइम पे क्या था, सिटीजन्स डायरेक्टली पब्लिक डिसीजन में पार्टिसिपेट करते थे। इसीलिए डायरेक्टली डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट और गवर्नड यानी कि जो पब्लिक होती है उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। यहाँ पे तुम्हें क्या बताया जाता है, यहाँ पे तुम्हें ये बताया जाता है कि जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, मॉडर्न कंट्रीज़ में मोस्टली रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। सब सिटीजन हर डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, इसलिए पीपल इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डिसीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ले, पीपल क्या करते हैं, एमएलएज एमपीज को इलेक्ट करते हैं, फिर एमएलएज एमपीज क्या करते हैं, फर्दर डिसीजंस जो है वो लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ एसेंशियल 5 पॉइंट्स देखें तो दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मैं इनके आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रही हूँ, मैं आपको इनके हेडर्स दे रही हूँ। रिमेंबर दोज हेडर्स, और उन हेडर्स को पहले लिखोगे फिर उसके बाद पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहला हेडर है हमारा पॉपुलर सोवर्निटी। तो पॉपुलर सोवेरेनिटी के अंदर आपको क्या बताया जाता है, पॉपुलर सोवेरेनिटी के अंदर आपको ये बताया जाता है कि अल्टीमेट पावर किसके पास होती है, लोगों के पास होती है। ठीक है, पब्लिक क्या होती है, फाइनल मास्टर होती है। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डेप्यूटेशन प्रिंसिपल। डेप्यूटेशन प्रिंसिपल यहाँ पे लिख लो, डेप्यूटेशन प्रिंसिपल फ्लो चार्ट के फॉर्म में चलेगा ये आपका डेप्यूटेशन प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे बेसिकली पब्लिक क्या अपनी पावर को कुछ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक्सरसाइज करती है। ठीक है, जितने पीपल होंगे उतने कम रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है अब पॉपुलर कंसेंट। नेक्स्ट हमारा ये हेडर होगा पॉपुलर कंसेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक इलेक्शंस के थ्रू चूज करती है। इलेक्शंस इज इक्वल्स टू पब्लिक की परमिशनल कंसेंट। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा आता है गवर्नमेंट प्रिंसिपल।
ठीक है। गवर्नेंस प्रिंसिपल, सॉरी, गवर्नेंस प्रिंसिपल में ये बताया जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव के डिसीजन कम्युनिटी पर बाइंडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सिटीजन्स को जनरली उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? पब्लिक गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को जज करती है, गुड होगा तो री इलेक्ट, नहीं होगा तो वोट आउट, सीधा। नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है? नेक्स्ट अब हमारा आता है एडमिन बिर्के का रिप्रेजेंटेटिव आइडिया क्या था? वो बोलते थे उनको चार चीज़ें वो रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग कंसिडर करते थे। क्या क्या चार चीज़ें थी? पहले था कंस्टिट्यूएंसी के ओपिनियंस, रैशनल जजमेंट, नेशनल इंटरेस्ट, पर्सनल कन्विक्शन स्लैश कंसेंसस। ठीक है। उसके बाद ये कहते थे कि मतलब रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ ब्लाइंडली वोटर्स की हर बात फॉलो नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी जजमेंट प्लस पब्लिक इंटरेस्ट भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है। सबसे पहला, रूलर्स जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं। ठीक है। सिटीजन्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है स्लैश डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सिटीजन्स गवर्नमेंट को क्या करती है? लीगली हर डिसीजन को ऑर्डर नहीं दे सकती है। ठीक है। रूलर्स पीरियोडिक इलेक्शंस फेस करते हैं। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट किन इंटरेस्ट का क्या करती है? किन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है? तो गवर्नमेंट हमारा रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। उसके साथ साथ कलेक्टिव इंटरेस्ट को भी क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। फिर मेजॉरिटी इंटरेस्ट को भी क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट की। ठीक है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अंदर हमारा क्या रहता है? गवर्नमेंट इंडिविजुअल सिटीजन्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकती है। कलेक्टिव में क्या होता है? कभी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेती है जो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट हो, इवन अगर कुछ लोग जो है वो इंडिविजुअली एग्री ना करें, जैसे कि गवर्नमेंट किसी रूल को सबके बेनिफिट के लिए इंप्लीमेंट करे। ठीक है। मेजॉरिटी इंटरेस्ट में, जैसे कि हम लोग बात करें, कभी मेजॉरिटी के इंटरेस्ट में डिसीजन लिया जाता है, इवन इफ माइनॉरिटी का डिसएडवांटेज हो रहा हो। ठीक है। ये मेजॉरिटी रूल का क्या रहता है? बेसिक आइडिया रहता है। ठीक है। अब हमारा आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन के कितने टाइप होते हैं ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है? कंट्री को डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज स्लैश कंस्टिट्यूंसीज के अंदर क्या करा जाता है? डिवाइड किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली को ना डिफरेंट कंस्टिट्यूंसीज के अंदर क्या करा जाता है? डिवाइड किया गया है। हर कंस्टिट्यूंसी में अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑक्यूपेशन स्लैश प्रोफेशन स्लैश इकोनॉमिक फंक्शन के बेसिस पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले, फार्मर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वर्कर्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल लेबर इंटरेस्ट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें आइडिया देखने को मिलता है कि डिफरेंट प्रोफेशंस के अलग इंटरेस्ट हैं, इसीलिए उन्हें अपने इंटरेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव को करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन की। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है? यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव का क्या रोल होना चाहिए, उसकी अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए, पीपल का कंट्रोल कितना होना चाहिए। बात करें रिएक्शनरी थ्योरी की, तो रिएक्शनरी थ्योरी में जो हमारा पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन को पब्लिक से ज़्यादा नॉलेज, विजडम है। ठीक है। पॉलिटिशियंस जो है वो डिसीजन लेते हैं, पब्लिक का लिमिटेड रोल होता है। ये बेसिकली एलाइटिस्ट थ्योरी है एक तरह से। पब्लिक कंट्रोल बहुत ही लिमिटेड होता है इसके अंदर। इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन थे? थॉमस था। ठीक है। थॉमस हॉबस एंड हैमिल्टन इसके क्या थे? फेमस जो थे वो थिंकर थे। नेक्स्ट हमारा आता है कंजर्वेटिव थ्योरी। कंजर्वेटिव थ्योरीज में मेन थिंकर्स थे हमारे एडमंड बर्क, ठीक है, एंड जेम्स मैडिसन। ठीक है। ये दो हमारे क्या थे? मेन थिंकर थे इसके अंदर। यहाँ पे आपको ये बताया जाता है, इस थ्योरी में आपको ये बताया जाता है कि पीपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो मोस्टली एलाइड ग्रुप से हो सकते हैं। जो हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है वो एक्सेसिवली क्या होता है? इनकरेज नहीं किया जाता है। अगर रिप्रेजेंटेटिव अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शंस में रखेंगे, नहीं करेंगे तो फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी लिबरल थ्योरी आती है। लिबरल थ्योरी के मेन थिंकर थे हमारे राउजो थे। ठीक है। राउजो थे और हमारा लिबरल थिंकिंग के थे थॉमस जेफरसन और हमारा जॉन लॉक। ठीक है। आई वॉज रीडिंग द रेडिकल थ्योरी वंस, बट दिस वॉज द लिबरल थ्योरी। दिस वॉज द लिबरल थ्योरी। ठीक है। ये थ्योरी ना डेमोक्रेसी को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। इसका मेन आइडिया रहता है कि ऑल पीपल आर इक्वल एंड कैपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन हमारी गवर्नमेंट में। ठीक है। पब्लिक की विजडम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक का एजेंट है ये बेसिकली। ठीक है। पब्लिक के जजमेंट की पॉलिसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है।
क्लियर है। रेडिकल थ्योरी अगर हम लोग बात करें तो रेडिकल थ्योरी के हमारे थिंकर थे राउजो एंड हमारा था न्यू लेफ्ट। ठीक है, ये हमारे दोनों कितने थे, ये हमारे दोनों थिंकर्स थे। ठीक है, इस थ्योरी में बेसिकली पीपल की विजडम को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस मिलती है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को भी क्या करा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। इसका आइडिया क्या रहता है कि रिप्रेजेंटेशन के प्रोसेस में पीपल्स की जो एक्चुअल विश है उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्शन सिस्टम इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक आता है। इसमें तुम्हें क्या बताया जाता है, इसमें तुम्हें ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स जो है वो वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। इलेक्शन सिटीजन्स की चॉइसेस को गवर्नमेंट का डिसीजन से कनेक्ट करता है। आइडियल इलेक्शन सिस्टम में क्या होना चाहिए, सब एलिजिबल सिटीजन्स को वोट का इक्वल राइट होना चाहिए, वोट को वैल्यू इक्वल होना चाहिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, डिफरेंट कैंडिडेट स्लैश पार्टीज में क्या होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन सेवरल इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स। यहाँ पर तुम्हें ये बताया जाता है कि रेगुलर एंड फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो होनी चाहिए, इलेक्शंस लॉ को इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी सुपरवाइज करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन होना चाहिए, कैंडिडेट जो है वो बनने की फ्रीडम होनी चाहिए, वोटर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए, सिटीजन्स को एक्यूरेट एंड अनबायस्ड पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्शन में मेन पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट को पीपल के कंसेंट से पावर जो है वो मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सीक्रेट बैलेट सिस्टम। सीक्रेट बैलेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, तुमने किसी को वोट दिया है, ठीक है, मान लो कि तुमने किसी को वोट दिया है, ये प्राइवेट वोट होता है बेसिकली। ठीक है, इसके पर्पस क्या होता है कि वोटर बिना प्रेशर स्लैश फियर के अपनी चॉइसेस कर सकता है। ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, इलेक्टोरल सिस्टम बेसिकली ये डिसाइड करता है कि वोट जो है वो कैंडिडेट स्लैश पार्टी हमारी सीट्स या ऑफिस जो है वो देंगे। ठीक है, मतलब वोटर्स को अल्टीमेटली सीट्स या गवर्नमेंट पोजीशंस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे को बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लूरैलिटी सिस्टम। प्लूरैलिटी सिस्टम के अंदर आपको क्या बताया जाता है कि इसके अंदर कॉमनली ना फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता था इसको। सिंपल है, जैसे कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वही विनर होता है। ठीक है, उसको 50% से ज़्यादा जो है हमारे वोट मिलना कंपलसरी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ए इंसान को 40 मिले हमारे वोट्स, बी इंसान को हमारे 35 मिले, सी इंसान को 25 मिले, यहाँ पे ए जो है वो विन कर जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके पास जितने रिक्वायर्ड वोट होते हैं 51% उतने नहीं है, बट स्टिल क्या कर जाएगा, जीत जाएगा, क्योंकि इसके बाकी लोगों से ज़्यादा इसके पास क्या है, वोट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मेजॉरिटेरियन सिस्टम। यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है, यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि इसमें विनर्स को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो चाहिए होती है। यूजुअली 50+ इसमें वोट कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लें कि जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो ए होती है, सेकंड प्रेफरेंस हमारी बी है, थर्ड प्रेफरेंस हमारी सी है। अगर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो सबसे कम वोट्स वाले कैंडिडेट को कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसके वोट की नेक्स्ट प्रेफरेंस देखी जाती है, वोट्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कोई नया मेजॉरिटी ना मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड बैलेट सिस्टम। सेकंड बैलेट सिस्टम हमारा क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। देखो, सेकंड बैलेट सिस्टम के अंदर तुम्हें ये बताया जाता है कि इसमें ना वोटर नॉर्मली कैंडिडेट को बेसिकली क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली है तो सेकंड इलेक्शन स्लैश बैलेट होता है, फिर विनर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मेजॉरिटी के साथ साथ ना माइनॉरिटीज़ को भी फेयर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। ये जनरली मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, मतलब इसका एक सिंपल सा आइडिया होता है कि जितने प्रपोर्शन में वोट्स होंगे उतनी ही क्या होंगी, सीट्स होंगी। 40% वोट्स मिले हैं, अगर 40% वोट्स हैं तो 40% सीट ही होगी, जितना वोट उतनी सीट्स। ठीक है, क्लियर है। बात करें इसका पहले टाइप की लिस्ट सिस्टम की, मतलब तो बैलेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंडिडेट लिस्ट होती है। अपनी प्रेफर्ड लिस्ट जो है वोटर्स क्या करते हैं, अपनी प्रेफर्ड लिस्ट जो है, प्रेफर्ड लिस्ट हो गया या पार्टी हो गया, उसको चूज़ करते हैं, फिर वोटर्स के बेसिस पर पार्टीज़ को सीट एलोकेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो वोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस स्लैश ऑर्डर दे सकते हैं। ये एक कोटा सेट करते हैं बेसिकली, जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा अचीव करता है उसको सीट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्लैश ट्रांसफरेबल वोट्स को रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रेफरेंस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटेबिलिटी फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का। लेट अस सी फर्स्ट
या दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू सम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द अकाउंटेबिलिटी फंडामेंटल एंड डेमोक्रेसी, फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी वाला टॉपिक। यहाँ पे तुम्हें ये बताया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट को अपने जो है वो एक्शन और डिसीजंस के लिए क्या करना पड़ता है, पब्लिक को आंसर करना पड़ता है। नहीं आंसर करोगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में वोट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अकाउंटेबिलिटी का पर्पस क्या होता है कि डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी पर्पस ये होता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में गैप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली पीपल रिप्रेजेंटेटिव को पावर देते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंटली डिसीजन जो है वो लेते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है कि ये गैप इतना ज़्यादा ना हो कि गवर्नमेंट अनरिस्पॉन्सिबल या इलीगल जो है वो बन जाए। ठीक है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्या होता है, सिटीजन जो है वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, पार्लियामेंट हो गया और अदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर गवर्नमेंट को फीडबैक दे सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ऑफिशियल्स को रिवॉर्ड कर सकते हैं और या सैंक्शन पनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में हमारा आता है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक के सामने रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल रहना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन इसका मेजर जो है वो मैकेनिज्म होता है। इलेक्शन जो है वो रिवॉर्ड भी करता है और पनिश भी करता है। गुड रिप्रेजेंटेटिव बनोगे तो भैया तुम्हारे को री-इलेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं बनोगे तो तुम्हारे को वोट आउट कर दिया जाएगा, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद हमारे को ये बताया जाता है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की कुछ मेन बातें होती है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताई जाती है कि जैसे कि हमारा होता है म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जिसमें सिटीजन और रूलर्स के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पॉसिबल सैंक्शंस का रिलेशनशिप होता है। डिफरेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारा अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल बिहेवियर तक लिमिटेड नहीं होती है, एथनिकल, फाइनेंशियल, सोशल एक्सेट्रा मैटर्स भी हो सकते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, और हमारा इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी क्या होता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स में तो ये बताया जाता है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में सिटीजन को क्या करा जाता है, इन्फॉर्म लेने का राइट है। ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो लेने का राइट है तुम्हारे को। ठीक है, गवर्नमेंट के एक्शंस को जज करने का राइट है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का राइट है तुम्हारे पास। ठीक है, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव तब होती है जब क्लियर रूल्स, लॉज और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी को हम लोग कैसे इंश्योर करते हैं। ये यहाँ पे तुम्हें ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड या अनइलेक्टेड पब्लिक ऑफिशियल्स को अपने डिसीजन एक्सप्लेन करने होते हैं, सिटीजन्स के क्वेश्चन को आंसर देना होता है। ठीक है, नहीं दोगे तो तुम्हारे को वोट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, लीगल अकाउंटेबिलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, रूल्स जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सिटीजन ऑफिशियल के अगेंस्ट लीगल एक्शन जो है वो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्टर्स जो है वो अंदर मैकेनिज्म होते हैं जो चेक करते हैं कि ऑफिशियल्स जो प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिसीजन जो है वो बेसिकली क्या करा जा रहा है, सिटीजन के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, जिसमें आपको क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्लियर हो। ठीक है, जैसे कि पता हो कि किस ऑफिशियल गवर्नमेंट को आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाए। ठीक है, वोटर्स एक्शन ले सके, वोटर्स इलेक्शन के थ्रू रिस्पॉन्सिबल लीडर्स को क्या कर सके, रिवॉर्ड कर सके या पनिश कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सम अप करते हैं चैप्टर को। सम अप हम ऐसे करेंगे कि इलेक्शंस में पीपल चूजेज रिप्रेजेंटेटिव, प्लुरलिटी में मोस्ट वोट्स होंगे तभी विनर बनोगे। मेजॉरिटी रन में क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए तब विनर बनोगे। प्रोपोर्शनल में जितनी ही सीट्स होंगी उतने ही, जितने वोट्स होंगे उतनी सीट्स मिलेंगी। सीक्रेट बैलेट के अंदर हमारा वोट चॉइसेस जो होती हैं वो हमारी थोड़ी सी प्राइवेट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें लीगल अकाउंटेबिलिटी की, तो लीगल अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्या होता है, लॉस प्लस जुडिशरी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंटरनल चेक्स होते हैं। इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है प्लस वोटर कैन सैंक्शन। ठीक है, क्लियर है इतना, आई होप इतना क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। ठीक है, और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, नोट्स के लिए कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।